नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी कितनी ज़रूरी है और उसे बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या कानूनी हथियार हैं, इसे समझना काफ़ी अहम है। हमारे पास इस विषय पर कुछ नोट्स और जानकारी हैं, तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये कानून असल में पहले से मौजूद जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े कानून थे ना, हाँ। उनको एक साथ लाने और उनमें सुधार करने के मकसद से बनाया गया था। अच्छा। 9 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर 12 सितंबर 1988 से ये लागू हो गया। और हाँ, इसमें 2018 में कुछ जरूरी काफी महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। तो चलिए इस कानून की कुछ खास बातों को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कानून की नजर में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट कौन है, मतलब कौन कौन आता है इसमें। हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि कानून किस पर लागू होगा। तो धारा 2C के मुताबिक इसमें हर वो व्यक्ति शामिल है जो सरकार से वेतन लेता है या सरकारी सेवा में है। ठीक है। फिर किसी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका या पंचायत या फिर कोई सरकारी कंपनी या निगम का कर्मचारी है। जज भी इसमें शामिल हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अदालत ने कोई लोक कर्तव्य कोई पब्लिक ड्यूटी निभाने के लिए अधिकृत किया हो। ओहो, तो दायरा तो काफी बड़ा है। हाँ, काफी फैला हुआ दायरा है ताकि जवाबदेही ठीक से तय हो सके। अच्छा, मतलब सरकारी काम से जुड़ा लगभग हर व्यक्ति इसके दायरे में आ सकता है किसी न किसी तरह से। और एक शब्द जो बार बार आता है, असम्यक लाभ यानी अनड्यू एडवांटेज, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? हाँ, धारा 2D से बताती है। आसान शब्दों में कहें तो जो आपकी कानूनी तनख्वाह या फीस है ना? हाँ, उसके अलावा किसी भी तरह का फायदा, ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो पैसों में हो या किसी और रूप में। मतलब कैश के अलावा भी? बिल्कुल। कोई गिफ्ट, कोई फेवर, कुछ भी जो आपकी लीगल रेम्यूनरेशन से अलग है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रिश्वत सिर्फ कैश में नहीं होती, जैसा आपने कहा। ठीक है, समझ गई। अब बातें असल अपराधों पर। सबसे आम जो सुनने में आता है वो है लोक सेवकों का रिश्वत लेना। इस पर कानून क्या कहता है? इसके लिए है धारा 7। ये कहती है कि अगर कोई लोक सेवक अपना सरकारी काम गलत तरीके से या बेईमानी से करने या ना करने के लिए या किसी का पक्ष लेने के लिए कोई असम्यक लाभ लेता है या लेने की कोशिश भी करता है या लेने के लिए मान जाता है, तो उसे सजा हो सकती है। और सजा कितनी गंभीर है? इसमें कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगता है। ये तो हुई लेने वाले की बात, लेकिन क्या रिश्वत देने वाला भी अपराधी है? क्योंकि अक्सर मांग भी तो होती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर 2018 के संशोधन के बाद। धारा 8 के तहत अब किसी लोक सेवक को रिश्वत देना या देने का वादा करना भी एक जुर्म है। अच्छा, देने वाला भी? जी हाँ, इसमें भी सजा है 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ें काटनी है तो सप्लाई और डिमांड दोनों पर चोट करनी जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर किसी को मजबूर किया जाए रिश्वत देने के लिए, तब क्या कोई बचाव है? हाँ, इसमें एक बचाव का रास्ता दिया गया है। अगर किसी को रिश्वत देने पर मजबूर किया गया है और वो व्यक्ति 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर इस बात की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसी जैसे पुलिस या CBI को दे देता है, तो उसे धारा 8 से छूट मिल सकती है। ये तो एक जरूरी प्रावधान है। अच्छा, एक और गंभीर अपराध जिसका जिक्र होता है वो है आपराधिक अवचार यानी क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट। ये क्या चीज है? ये धारा 13 में है और इसमें मुख्य रूप से 2 बातें शामिल हैं। हाँ। पहला, अगर कोई लोक सेवक उसे सौंपी गई किसी संपत्ति का बेईमानी से गबन करता है या किसी और को ऐसा करने देता है, मिस एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं। ठीक। और दूसरा, अगर वो अपने पद पर रहते हुए गैर कानूनी तरीकों से खुद को अमीर बनाता है, ऐसी संपत्ति जमा कर लेता है जिसका वो हिसाब नहीं दे सकता कि ये उसकी जानी हुई आय के स्रोतों से कैसे आई। अच्छा, मतलब आय से अधिक संपत्ति वाला मामला। बिल्कुल वही, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स। और इसकी सजा तो शायद और भी सख्त होगी फिर? हाँ बिल्कुल, आपराधिक अवचार के लिए सजा न्यूनतम 4 साल है। न्यूनतम 4 साल? हाँ, और अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माना। ये दिखाता है कि पद का दुरुपयोग करके संपत्ति बनाना कितना गंभीर अपराध माना गया है। इन मामलों की जांच कौन कर सकता है? क्या कोई भी पुलिस अधिकारी?
नहीं, इसके लिए कुछ नियम हैं। धारा 17 के मुताबिक आमतौर पर डीएसपी रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी ही जांच कर सकता है। डीएसपी या उससे ऊपर? हाँ, या अगर मेट्रो शहर है तो एसीपी रैंक का अधिकारी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है धारा 19 में, किसी लोक सेवक पर केस चलाने के लिए, मतलब कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए, हाँ, होता है। ओह, तो बिना मंजूरी के केस आगे नहीं बढ़ सकता। सही कहा। ये एक तरह का सेफगार्ड है लोक सेवकों के लिए, ताकि उन्हें बेवजह परेशान ना किया जाए। हालांकि कभी-कभी ये मंजूरी मिलने में देरी की वजह से आलोचना भी होती है। ये तो दो धारी तलवार हो सकती है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां कानून कुछ मानकर चलता है, जिसे लीगल भाषा में उपधारणा या प्रिजम्पशन कहते हैं? हाँ, है। धारा 20 में एक अहम उपधारणा है। अगर धारा 7 या 11 के तहत चल रहे केस में यह साबित हो जाता है कि लोक सेवक ने कोई असम्यक लाभ लिया है या लेने की कोशिश की है, अच्छा, तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि ये लाभ रिश्वत के तौर पर ही लिया गया था। फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी उस लोक सेवक की हो जाती है कि वो बताए कि ये रिश्वत नहीं थी, बल्कि किसी और वैध कारण से थी। अच्छा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एक तरह से, प्रोसिक्यूशन की थोड़ी मदद करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक काफी विस्तृत, एक कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा देता है। इसमें लोक सेवक कौन है, अवैध लाभ क्या है, रिश्वत लेने देने और पद के दुरुपयोग पर सजा, जांच और मुकदमे की प्रक्रिया, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में कानूनी उपधारणा भी शामिल है। सही कहा आपने। ये कानून सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक अहम जरिया है, और जैसा मैंने कहा 2018 के संशोधनों ने इसे और मजबूत करने की कोशिश की है, खासकर रिश्वत देने वालों को भी साफ तौर पे अपराधी बनाकर और मामलों को जल्दी निपटाने पर जोर देकर। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भ्रष्टाचार को असरदार तरीके से रोकने के लिए सिर्फ सख्त कानून और सजा ही काफी है, या फिर समाज की सोच और सरकारी संस्थाओं के काम करने के तरीके में बदलाव लाना भी उतना ही, ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।